प्रोफेसर रागी। समाजवादी पार्टी एक शब्द के लिए आज की डिबेट में मुद्दा बना रही है। भारत के संवेदनशील विषय पे नारी अपमान पर मरहूम नेताजी ने कहा था लड़कों से गलती हो जाती है। संवेदनशील लोग, संवेदनाओं की बात करने वाले लोग, इस देश को इतने घाव देने वाली कांग्रेस पार्टी और उसके साथ राम मंदिर आंदोलन में राम भक्तों पे गोली चलाने वाली पार्टी, जिसकी देश से संवेदनाएं नहीं, देश की आस्थाओं से संवेदनाएं नहीं है। यही लोग कहते थे इस देश में कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, मगर तारीख नहीं बताएंगे। राइट सर, राइट। नाउ प्रोफेसर रागी ने एक सेंटेंस में बताया कैसे आरएसएस और कैसे आंदोलन आप मंदिर तक लाए, उसके बाद आप छाए। ये भी सवाल पूछा जा सकता था इनसे, लेकिन मैंने कहा कि नेक्स्ट में कि तिलस्म टूटने में वक्त हो सकता लगा हो, लेकिन आपका भी तिलस्म टूट गया हो, ये भी तो सवाल हो सकता है। जनता ने वक्त लिया हो, लेकिन तिलस्म तो टूटा आपका। जी प्रोफेसर आगे। देखिए, समाजवाद को यदि मुलायम सिंह के परिवार से और लालू के परिवार के साथ यदि जोड़ करके उसको परिभाषित करें तो समाजवाद का अपमान होगा, इस शब्द का अपमान होगा, क्योंकि ये सब परिवार की पार्टियां हैं। हम जो आज के मुद्दे हैं उस पर मूलतः आना चाहता हूं। देखिए, देश में 4033 के आसपास विधायक हैं, टोटल असेंबली को हम ले लेते हैं। आज के दिन में कांग्रेस के पास 658 या 656 है, तो आप मान करके चलिए 16% के आसपास विधायक पूरे देश का कांग्रेस के पास है। 2014 में जब कांग्रेस पराजित हुई थी तो उस समय 24% थे। आज कांग्रेस के पास 6 ऐसे राज्य हैं जहां उसके एक भी विधायक नहीं है। आप अंदाजा लगाइए कि शिलोंग में, मेघालय जो एक समय उसका गढ़ हुआ करता था कांग्रेस पार्टी का, और पूरा नॉर्थ ईस्ट ही गढ़ हुआ करता था, और नॉर्थ ईस्ट से एकाएक वहां से कांग्रेस पार्टी खत्म होती गई। 6 राज्यों में मैंने कहा उनके एक भी विधायक नहीं है। अब अपमानजनक हार देखिए कि मेघालय में इनको अपने सिटिंग एमपी को लड़वाना पड़ा शिलोंग से, और वो भी विधानसभा का चुनाव हार गए। जो व्यक्ति एमपी का सीट जीता हुआ हो वो शिलोंग में विधानसभा का चुनाव हार जाता है। फिर आप देखिए, अंदाजा लगाइए, जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियों के साथ इन्होंने समझौता किया वो सारे इसलिए समझौते किए कि ताकि भारतीय जनता पार्टी को हरा सकें। नतीजा ये हुई कि कांग्रेस को क्षेत्रीय पार्टियां रिप्लेस करती गईं, और जहां भी कांग्रेस दूसरे से तीसरे पायदान पर आई है, कांग्रेस ने पहले पायदान पर आने की अपनी क्षमता खो देती है। ये कांग्रेस का पूरा आप देखेंगे कि आप एक समय होता था कि जब पूरे बाप समझ लीजिए कि जब इमरजेंसी के बाद कांग्रेस हर तरफ पराजित हो रही थी तो नंदिनी सतपथी वहां पर खड़ी थी, उड़ीसा के अंदर जो थी वो गढ़ बचा लेने। उड़ीसा आपसे खत्म हो गया। आप बिहार में क्षेत्रीय पार्टियों के साथ आप सेकंड नब्ज पे हाथ क्यों नहीं है, आपको क्या लगता है? मुझे उसका 2-3 चीजें, भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो 3 चीजों की बहुत आवश्यकता है। एक, या तो नरेंद्र मोदी कोई बहुत बड़ी गलती कर दें। ये सब तो ये सांप्रदायिकता है, ये सारी बेकार की बातें हैं। नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर हु हैज डिलीवर्ड, जिसको हम कहते हैं डिलीवर किया है। किसी ने आज तक ये नहीं सोचा, दलितों के इतने सामाजिक न्याय के नारे चले, किसी ने नहीं सोचा कि एक गरीब की बेटी अपने शौचालय के लिए संध्या का इंतजार करती थी। नरेंद्र मोदी ने उन चीजों को पकड़ा, मैं फिर से गहराई से कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी ने उन चीजों को पकड़ा जिसे आज तक लोगों ने अस्पृश्य करके रखा था। स्वच्छता के बारे में कभी नहीं सोचा। मैं इसलिए कहता हूं, नरेंद्र मोदी में 3-4 धाराएं आकर के मिलते हैं। 10 सेकंड में अपनी बात खत्म करूंगा, इसको ध्यान से सुनिएगा। 1980-90 के दशक में एक स्वदेशी आंदोलन की धारा थी और उसी समय ग्लोबलाइजेशन की धारा थी। दोनों धाराएं एक दूसरे से टकराती थी। भारतीय जनता पार्टी स्वदेशी की बात करती थी, ग्लोबलाइजेशन के विरोध में थी। ये और बात है कि भारतीय जनता पार्टी ग्लोबलाइजेशन में पहली सत्ता आई तो ग्लोबलाइजेशन के लिए काम किया। मैं ये भी कह रहा हूं, बहुत गंभीरता से कह रहा हूं। दूसरी बात, सामाजिक न्याय की धारा मंडल आयोग से शुरू हुई और दूसरी तरफ एक कल्चरल रिवॉल्यूशन जो है वो अयोध्या मूवमेंट से खड़ा हुआ। ये चारों धाराएं आपस में एक दूसरे को काटती थीं।
स्वदेशी ग्लोबलाइजेशन के खिलाफ खड़ा था, मंडल वर्सेस कमंडल का हमने पूरा विमर्श देखा था। नरेंद्र मोदी ने इन चारों धाराओं को समेट करके, जैसे गंगा को जटा में भगवान शंकर ने बांध लिया, वैसे ही इन चारों धाराओं को एक साथ बांध लिया। आप देखिए इसकी खूबसूरती देखिए। स्वच्छता अभियान से गरीब परिवार के शौचालय की व्यवस्था करना, मकान की व्यवस्था करना, उज्ज्वला योजना करना, उनको पीडीएस के सिस्टम में डायरेक्ट बेनिफिट देना, बैंकिंग सिस्टम से जोड़ना, ये सारे काम किए। एक सामाजिक न्याय की नई परिभाषा उन्होंने दी, नया एम्पावरमेंट किया। दूसरी बात, दूसरी बात 10 सेकंड में अपनी बात खत्म हो। दूसरी बात, वो ग्लोबलाइजेशन एंड मेक इन इंडिया, आज जाकर के भारत डिफेंस सेक्टर में एक्सपोर्ट कर रहा है और आपके पास 76,000 से ज्यादा स्टार्टअप आपके पड़े थे, जबकि यूपीए समय जो 7,000 थे। इसके अतिरिक्त आज वो प्रधानमंत्री आपके देश में जो भभूत लगा करके और राम मंदिर के लिए वहां पर जाकर के खड़ा होता है, उसे शर्म नहीं है, अपनी सांस्कृतिक विरासत पर गौरव है। इसलिए मैं कहता हूं सांस्कृतिक आंदोलन, सामाजिक आंदोलन और आर्थिक आंदोलन तीनों को एक साथ समेट लेने का नाम ही नरेंद्र मोदी बहुत अच्छी तरह से और इसे आप हरा नहीं सकते। लेकिन जब राहुल जाते हैं और निश्चित तौर से परिणामों के बीच में होते हैं, जानते हैं, सब देखते हैं, तो वहां पे जाके वो कैम्ब्रिज में बोलते हैं कि जो सरकार है वो क्रिश्चियन, मुस्लिम्स, बुद्धिस्ट, जैनिस्ट दोयम दर्जों की तरह से उनको ट्रीट करती है। तो फिर ये जब जिस बात की तरफ रागी साहब इशारा कर रहे हैं, तो राहुल जी को नहीं दिख रहा है, या उनका नब्ज पे हाथ नहीं है, या वो जो कह रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं? प्रतीक जी, एक उदाहरण आपके चैनल के माध्यम से देना चाहती हूँ। भी कुछ समय पहले इटली में एक माहौल बन रहा था कि भारत में माइनॉरिटीज़ के साथ बहुत बुरा होता है, मस्जिदें जल रही हैं, मुसलमान वहाँ सुरक्षित नहीं है, इस तरह का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही थी और राहुल गांधी वहाँ जाकर पोप को भारत के खिलाफ वर्गलाने की कोशिश कर रहे थे। कुछ इटालियन जर्नलिस्ट ने मुझे अप्रोच किया, उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया। मैंने उस इंटरव्यू में कहा कि आई एम एन इंडियन मुस्लिम एंड आई एम नॉट टॉलरेटेड बट सेलिब्रेटेड इन माई कंट्री। मैं अपने देश में एक उत्सव की तरह मनाई जाती हूं। तो वो 100% अपने जिस वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए या अपने निजी हित साधने के लिए अपने देश को विदेशों में जाकर बदनाम कर रहे हैं। ये पूरा सारे साक्ष्य हैं मेरे पास। अगर मुझे पता होता कि आप ये आज डिबेट में ये जिक्र लाएंगे तो मैं वो वीडियो क्लिप भी लेकर आती। चर्चा में है क्योंकि राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज में जो बोला। जी, तो ये पहली बार नहीं कर रहे हैं प्रतीक जी, ये पहले इटली में भी कर चुके हैं, मुंह की खा चुके हैं। क्योंकि जब वो इंटरव्यू इटली के सारे अखबारों में छपा, मीडिया में चला और राहुल गांधी पोप से जाकर मिले, तो पोप ने उनको ये कहा था कि आई नो व्हाट इज हैपनिंग इन इंडिया, आई नो एवरीथिंग इज वेल, सब कुछ अच्छा है इंडिया में, यू कैन गो बैक। ये जवाब उनको वहां पे मिला है एंड इट्स ऑल रिकॉर्डेड। अगर आप चाहेंगे तो मैं साक्ष्य भी देने के लिए तैयार हूं। दिस इज व्हाट ही डज। क्योंकि वो देखिए समाज की नब्ज नहीं समझते हैं। मैं हमेशा ये कहती हूं कि माँ बाप को, पेरेंट्स को जो आपके बच्चों का जो कॉलिंग है वही करने देना चाहती है। हो सकता है राहुल गांधी राजनीति के लिए बने ही ना हो, उनके पेरेंट्स, उनका परिवार उनको जबरदस्ती राजनीति की तरफ धक्का देकर एक व्यक्ति भी खराब कर रहा है और पार्टी का भी इतने सालों का जो एक उनका एक परिवारवाद कहिए या जो भी गहरी जड़ें हैं उनको भी खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ राहुल गांधी पे राजनीति थोपने के चक्कर में। वो भारत को नहीं समझते हैं, वो भारतीय संस्कृति को नहीं समझते हैं, भारत की नब्ज को नहीं समझते हैं, समाज की जो मूलभूत जरूरतें हैं, आवाज है, भू मनोविज्ञान भारत का, वो नहीं समझते हैं। इसी कारण वो ये सब चीजें करने की कोशिश करते हैं कि शायद ये सब करके मैं कहीं किसी तरह से पैनल के लास्ट है, उनको बोल दे, उसके बाद डिबेट ओपन है। जी जनाब। सबको सुना और सुनने और समझने के बाद ये समझ में आया कि भारतीय जनता पार्टी के पास 2-4 ऐसे मुद्दे हैं जिसको वो समाज के बीच डालती हैं और डालने के बाद उससे एक परसेप्शन खींचती हैं और उस परसेप्शन के ऊपर जो है वो चुनाव लड़ती हैं। नंबर 1 बात, अभी डिलीवरी की बात हो रही थी साहब, अभी 50 रुपए फिर जो है वो सिलेंडर के ऊपर बढ़ा दिए गए हैं। होली के मौके पे बहुत अच्छी डिलीवरी है और पूरे देश को मुबारक हो, और ऐसी महंगाई मुबारक बार बार मैं देता चला जाऊंगा जैसे जैसे भारतीय। और जब चुनाव की बात होती है तो मुझे लगता है चुनाव जो है वो परसेप्शन पे लड़ा जाता है। आप कितनी भी बात कर लीजिए और जनता जो है अभी भी मुझे नहीं लगता कि जो मुद्दे उठ रहे हैं, महंगाई सब महसूस कर रहे हैं, लेकिन चुनाव जो है वो महंगाई के मुद्दों पे नहीं लड़ा जा रहा है। बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं और देख रहे हैं कि जब नहीं आप मानते 2009 में जब चुनाव हो रहा था और एक के बाद एक आपका 2014 में एवरेज जब यूपीए सरकार छोड़ी थी तो एवरेज महंगाई दर 10.6% था।
आज जो है महंगाई महंगाई है दर नहीं जो सर, है खत्म हो चुकी है महंगाई। 6.4% खत्म सर, बेरोजगारी और है नहीं। दुनिया में नहीं, दुनिया सर, के जितने आप बड़े पूरी बात को कंप्लीट होने देते, सबको बहुत शालीनता से सुना है। रागी साहब के अकॉर्डिंग मान लूं मैं कि इस देश में अब महंगाई खत्म हो चुकी है, बेरोजगारी खत्म हो चुकी है। कहीं पर भी कोई ग्रेजुएट मिलता है तो सरकारी गाड़ी हो सकता है बाहर खड़ी हो, उसको पकड़ करके ले जाए कि चलो सरकारी महकमे में तुम्हारी नौकरी लगाई जाएगी, अकॉर्डिंग टू रागी जी और भारतीय जनता पार्टी। देखिए, क्या हर चुनाव अलग चुनाव होता है। राज्य के जब चुनाव हुए हैं, इससे पहले जब हमने देखा दिल्ली विधानसभा के अंदर चुनाव हुए तो उसमें परिस्थिति पूरी चेंज थी भारतीय जनता पार्टी की। उसके बाद क्या हुआ वो हमने परिस्थितियां देखी। हर चुनाव अलग होता है। अभी 3 राज्यों के चुनाव के ऊपर तो बड़ी चर्चा कर रहे हैं। हमारे कहलाता है जब पुलाव बनता है तो साहब बड़ी खुशी होती है कि बिरयानी बन रही, जैसी खाया उसमें कभी कभार क्या होता है जायफल या लौंग निकल आती है। महाराष्ट्र में उपचुनाव हार गए, बड़ा साहब परेशान है, सरकार गिरा दी, बड़ा बहुमत मिल गया, सब कुछ सरकार चल रही, लेकिन साहब क्या परिस्थिति इस वक्त महाराष्ट्र के अंदर बनी हुई है, साहब चिंतित हैं। कर्नाटक के अंदर जहां कहा जाता खोखा, अभी कर्नाटक के अंदर क्या पकड़े गए? 8 खोखे एकदम ओके, जो कहते थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। अब पूछ लीजिए भारतीय जनता पार्टी से क्या परसेप्शन। तो हर चुनाव का एक अलग नैरेटिव है, हर परसेप्शन है। 2024 में वो परिस्थितियां बिल्कुल बदलेंगी, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, बिल्कुल बदलेंगी। इसीलिए आज बड़े साहब और साहब परेशान इसलिए हैं कि जहां जहां देख रहे हैं, पंजाब के अंदर आप देखिए जो गठबंधन था वो खत्म हो चुका, बिहार के अंदर गठबंधन खत्म हो चुका, महाराष्ट्र के अंदर क्या स्थिति वो देख चुके। अब मैंडेट जिन 3 राज्यों में मिला था, मध्य प्रदेश में मैंडेट किसको मिला था? कांग्रेस को मिला था। सरकार कैसे गिनाई वो जग जाहिर है। कर्नाटक के अंदर क्या मैंडेट मिला था भारतीय जनता पार्टी को? नहीं मिला था ना। सरकार किसने गिराई, कैसे गिरी? वो जनता जनार्दन जा रही। और 8 खोके कहां मिल रहे? Now the debate is open. Now the debate is open, one by one. Of course.